नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। फिलहाल देश में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या भारत ने अमेरिका के साथ डील करके अपनी किसानी और किसानों का डेटा दांव पर लगा दिया है, या फिर विपक्ष अडानी एप्स्टीन के नाम पर सिर्फ भ्रम फैला रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रख रहा है, उन्हें बदनाम कर रहा है। आज झीलों के शहर भोपाल की धरती से राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, ने सीधा प्रधानमंत्री पर हमला बोला और कहा कि मोदी जी ने देश को बेचने की डील की है। मौका था किसान महाचौपाल का। भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी डील में किसानों के साथ जो दिक्कतें आएंगी उसको लेकर ये कहा गया है राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि ये किसानों को बर्बाद कर देगी और किसानों को संगठित करने के लिए भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में पहली रैली की, जिसे किसान महाचौपाल का नाम दिया गया। और इसी चौपाल के मंच से उन्होंने सियासत भी की, एप्स्टीन को भी कुरेदा और नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अमेरिका में जो मुकदमा चल रहा है अडानी पर, वो अमेरिका और यूरोप नहीं जा सकते, और अडानी के कार्रवाई का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम पर कार्रवाई, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर ही भारतीय जनता पार्टी का अडानी पर टिका हुआ है। और नरेंद्र मोदी ने इसीलिए अडानी को बचाने के लिए, और एप्स्टीन फाइल में तमाम लोगों के नाम अभी खुले नहीं हैं, उनके लिए किसानों की भविष्य का सौदा कर लिया है। खैर, सियासत में आरोप तो बहुत लगते हैं, लेकिन जब बात डेटा और किसान की हो तो मामला और गंभीर हो जाता है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील को लेकर किसान संगठनों में भी भारी गुस्सा है और लगातार रैलियां, प्रदर्शन और यात्राएं चल रही हैं। डर इस बात का है कि विदेशी कंपनियां भारतीय मंडियों और खेती के डेटा पर कब्जा कर लेंगी। लेकिन आज राहुल गांधी ने इस विरोध को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने दो बड़े नाम लिए, एप्स्टीन और अडानी, जैसा कि हमने आपको बताया। राहुल का दावा है कि पीएम मोदी पर इन केसों का अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इसी दबाव में आकर उन्होंने देश का डेटा अमेरिका को सौंप दिया। फिलहाल कांग्रेस ने भोपाल में आज किसान चौपाल लगाकर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। जाहिर तौर पर लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विरोध तथ्यों पर आधारित है, डर पर आधारित है, झूठ पर आधारित है, सिर्फ आरोपों पर आधारित है? क्या है? राहुल गांधी के पास क्या डेटा है? क्यों डेटा चोरी हो गया? अगर डेटा सुरक्षा पर आंच आती है तो क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? और ये अगर ऐसा हुआ है तो वाकई चिंता का विषय है। लेकिन अगर यह डील भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार खोलती है तो इसका स्वागत भी होना चाहिए। बहरहाल यहाँ यही कहा जाएगा कि सरकार को पारदर्शी होना होगा और विपक्ष को तार्किक। तो अब अपने अपने तर्क, किसके क्या तर्क हैं वो भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मोदी जी एक जमाने से, और पहले भी शुरू में, पहले तो 8-10 साल पहले ये कहते थे, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप को अपना दोस्त मानते थे। अरे हम तो चाय पे बात करते हैं, रोज उठते ही एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। ये ढोल पीटने वाला कौन? मोदी जी। आपको मालूम है, और
बीजेपी के लोगों को जानना चाहिए। अरे जो मोदी जी रोज उठ के चाय पे बात करते थे तो क्या बात करते थे? क्या हमारे भारत को बेचने का काम करते थे? 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? राहुल गांधी जी 5 बार के सांसद हैं, यानी ही शुड बी कंसिडर्ड अ वेटरन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन उनकी बातें सुनकर केवल और केवल अज्ञानतापूर्ण बातें वो करते हैं और उनकी अज्ञानता से ऐसा लगता है जैसे कि वो इस देश के नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि एक अज्ञान, अबोध और एक हठी बालक की भूमिका निभा रहे हैं। बांसुरी स्वराज कह रहे हैं अबोध बालक अज्ञानी बालक की तरह हरकत कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो जिद पकड़ते हैं तो फिर वो कहते ही रहते हैं जब तक उसका कोई निष्कर्ष ना निकले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एप्स्टीन फाइल में हरदीप सिंह पुरी का नाम अमेरिका ने रिलीज करके भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को धमकाया है। क्या और भी नाम है उनके पास, अभी उनको उन्होंने सीज करके रखा है, जब्त करके रखा अपने पास। और वो अगर अमेरिका के बाद भारत और प्रधानमंत्री नहीं मानते तो नाम और भी आम हो सकते हैं, आ सकते हैं। और एक अडानी की कमज़ोर नस की बात वो करते हैं। पता नहीं, ये बड़े बड़ों का मसला है, तो हमारे जैसे पत्रकार के थोड़ा लेवल से ये ऊपर की बात है। लेकिन अगर बात देश की हो, किसानों की हो, डेटा चोरी की हो, तो फिर इस तरह के जो मुद्दे हैं वो हमारे जैसे पत्रकारों के रेंज में आ जाते हैं। और आज इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल एक जुड़ा हुआ है। मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी के नेता, डॉक्टर शिव कुमार समाजवादी पार्टी के नेता, उमेश त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता, विनोद आनंद प्रधानमंत्री की एमएसपी कमेटी के सदस्य और जाने माने कृषि विशेषज्ञ और प्लानर, गुरजीत मान कृषि वैज्ञानिक के तौर पर इस देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं, ठाकुर गुणी प्रकाश भारतीय किसान यूनियन मान के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं। अब सवाल यही उठता है, उमेश त्रिपाठी से हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। उमेश त्रिपाठी, ये इस तरीके की बिना किसी प्रमाण के इस तरीके की चीज़ें राहुल गांधी ने क्यों सुपारी ले ली है भाई? इस देश को बदनाम करने के, प्रधानमंत्री को बेवजह टॉर्चर करने की हम कहेंगे, क्योंकि कभी संसद में कांग्रेस के लोग उनका आसन घेर लेते हैं, उन पर हमले की कोशिश करते हैं। मतलब क्या आप लोगों ने बना रखा है? और अब आप किसानों को बहकाने लगे। किसानों के लिए अब आपको लगा कि भाई देश में 50-60% जो लोग हैं खेती किसानी करते हैं, तो आपकी पॉलिटिक्स उनके माध्यम से बढ़िया चलेगी, तो आपने किसानों को पकड़ लिया, आप किसानों की रैली। क्या मसला क्या है, दिक्कत क्या है आप लोगों को इस देश की तरक्की से? उमेश त्रिपाठी। देखिए, कांग्रेस जो है इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और राहुल गांधी जी जो हैं देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, और देश के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये उनका उत्तरदायित्व है कि इस देश के 140 करोड़ जनता के साथ जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, कहीं अन्याय हो रहा है, उसके बारे में उस मसले को वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पार्लियामेंट में इसको उठाएं। राहुल गांधी ने जो बात कही है, यदि वो बात असत्य है तो भारतीय जनता पार्टी इसको हाउस में रिप्लाई दे दे। मान लो उनको, चूंकि कांग्रेस पार्टी को रिप्लाई देने में हाउस में बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि हाउस में झूठ बोल नहीं सकते, उसके लिए प्रिविलेज मोशन आ जाएगा, तो उसका एक प्रेस विज्ञप्ति जनसंपर्क विभाग से जारी कर दें। हमारे अवतार पुरुष नरेंद्र मोदी जी आज से अगस्त 2025 में, जब इनके और ट्रंप के ताल्लुकात खत्म हो गए थे, जब ट्रंप जो है भारत के सुरक्षा कर्मी, सैन्य कर्मियों का हत्यारा मुनीर के साथ खाना खा रहा था, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं फोन लगा के उससे डील किया। आप ये तो समझिए कि ट्रंप जो है पूरी तरह पाकिस्तान के साथ राजनीति कर रहा है, और अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने जो है, वहां के न्यायालय ने
टैरिफ को इलीगल करार दे दिया है। अब बताइए, जो बात एक छोटे से बच्चे को समझ में आती है कि भैया जो टैरिफ बढ़ाया गया था 50%, 25 पहले 25%, 50%, उसको वहां के न्यायालय ने अमान्य कर दिया है। और टैरिफ की कहानी तो बची नहीं है। तो टैरिफ की कोई बात बची नहीं है तो आप डील करने दौड़ क्यों लगा रहे हैं? और देखिए, दाल में काला नहीं है। नहीं, डील तो हो चुकी है ना काली है उमेश जी, डील तो हो चुकी है। अब डील में क्या बचा है? डील तो हो चुकी। डील का इंटरिम ड्राफ्ट आया है अभी, जो लीगल डॉक्यूमेंट दो देशों के बीच में होता है। भारत अभी मुकर थोड़ी जाएगा इस ड्राफ्ट को कि भाई जो बात हमारी आपकी हो गई तो मुकर थोड़ी सकते हैं हम। जी नहीं, अभी इंटरिम मसौदा तैयार हुआ है। फाइनल ड्राफ्ट जो दो राष्ट्रों को बंधनकारी ट्रीटी होती है और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट फाइनली साइन नहीं हुआ है। उनके जो मसले अरे हैं, भाई, कोई बात की भी कोई वक्त होती है ना। हिंदुस्तान में कहते हैं कि आपकी बात की कोई वक्त नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात कर ली, फिक्स कर दिया, तो फिर उसकी वक्त करनी होगी ना हमें। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी हर महीने 10 बातें कहते हैं और 20 बातें उसको झुठलाते हैं। और ट्रंप जी तो दिन में 2 बार अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं। आज के राजनेताओं की यही स्थिति है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक जो कहना चाह रहा था, जब अमेरिकन कोर्ट ने वो टैरिफ को खत्म कर दिया, आज ये कृषि पे बात करो कि दिक्कत क्या है, वो तो प्रक्रिया चल रही है, उस पर बहुत सारी डिबेट हो गई। राहुल गांधी आज भोपाल चले गए महापंचायत की, और वो कह रहे हैं कि किसानों का हक मर गया, डेटा बेच दिया। वो बताओ, वो कहां से आप लोगों को सपने आ जाते हैं? डेटा बेच गया, ये सब सारी चीज कहां से आ जाती है? जब ये डील होगी, यहाँ बड़े पुराने किसान नेता बैठे हैं, मैं बड़े सम्मान के उनके बात कहना चाहता हूं। अमेरिका में अनाज पर, दूध पर और अन्य फूड आइटम पर बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका में एवरेज आदमी का जो भोजन है 90% वो नॉन वेजिटेरियन है, 10% सिर्फ वेजिटेरियन अनाज खाता है वो। तो अनाज वहां अमेरिका में सब्सिडाइज होकर वैसे ही बहुत सस्ता है। यदि अमेरिका से सोयाबीन, मक्का, कपास और दूध विशेष रूप से वहां जो पाउडर रूप में फिका पड़ा रहता है, वो यदि इंडिया आएगा तो भारत के जो किसानों 85%, 87% 2 एकड़ से कम का किसान है, जिसकी कैश क्रॉप जो है ठीक है, दूध और पोल्ट्री है, वो यहाँ मुझे लगता है थोड़ा मुझे जल्दी बढ़ना होगा। हमारे साथ मेहमानों की संख्या एक बहुत अच्छी खासी संख्या, और सबके पास मुझे जाना मेरा कर्तव्य है। उमेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं सीधे मनोज दीक्षित की तरफ जाता हूं। मनोज दीक्षित, डेटा अमेरिका को सौंपने और किसानों के हितों को, अपने निजी हितों, अपने मित्रों के निजी हितों और खुद के कैबिनेट के लोगों को बचाने के लिए सरकार ने किसानों के निजी हितों को गिरवी रख दिया अमेरिका के हाथों। क्या कहेंगे, क्या दलील है आपकी? मनोज। सुरेंद्र जी, देखिए, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है और ये पूरे देश को भरमाने की कोशिश में है। आप ये देखिए कि एक ऐसे हमारे पीयूष गोयल मिनिस्टर, जिन्होंने बड़ी गंभीरता से सारी चीजों को, डील को पूरे तरीके से करने की पूरा प्रयास किया है, पर लेकिन कांग्रेस चूंकि अब मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया, मुझे जनरल नरवरे पे नहीं बोलने दिया गया, मुझे चाइना के ऊपर नहीं बोलने दिया गया। आप ये देखिए, नेता विपक्ष जो होता है एक बहुत बड़ा पद है, वो उस पद की गरिमा होती है और उसके हिसाब से चीजों को चलाना चाहिए। पर राहुल गांधी ऐसी बचकानी हरकतें करते हैं जिससे ये समझ ही नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं। अरे ठीक है, बचकानी छोड़ दो। आप जिन बिंदुओं पर वो कह रहे हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, आपकी पार्टी कहे या सरकार कहे, सरकार ही कहेगी, पार्टी क्या कहेगी कि भाई डेटा चोरी नहीं हुआ है और किसानों को बहुत सारा फायदा होगा। इंश्योर करें ना इस चीज को। इनको क्या सपने आते हैं डेटा चोरी हो गया? अरे है तो आप उसका आप प्रूफ दिखाइए ना, आप बोलिए ना। आप ये सब चीजें पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोली आपने? अरे बोलने कहाँ देते हैं आप लोग? पार्लियामेंट में बोलने कहाँ देते हैं? क्या बात करें, वही तो दर्द है उनका। पार्लियामेंट में आप कहाँ बोलने देते हैं उनको? दर्द उनका यही है। तो कह रहे हैं हमें नरवणे से इनको दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है एप्स्टीन पे हम ना बोल दें, हम कहीं अडानी पे ना बोल दें, ये दिक्कत है बीजेपी को। राहुल गांधी कह रहे हमें कहाँ बोलने देते हैं, उनका तो ये मुख्य आरोप है। मनोज जी, देश की सर्वोच्च अदालत में, सर्वोच्च जहां पर पूरे देश का भविष्य निर्णय होता है, वहां बिना तथ्यों के बोलेंगे आप जो है चीजें, तो कौन उस चीज को करेगा भाई? अरे भाई, उन्होंने कहा तो था कि मैं इसे ऑथेंटिकेट करूंगा, तो फिर आपकी लोकसभा अध्यक्ष जो कि पीठ पर जो लोग बैठे थे वो पीछे हट गए कि नो नो नो, ये पीठ नहीं कह रही है। जगदम्बिका पाल ने कहा था ना कि ये पीठ नहीं कह रही, नहीं ऑथेंटिकेट कर देते सरकार फंस जाती, आपकी दिक्कत में आ जाती। नहीं, कैसे आप ऑथेंटिकेट करेंगे जब जो बुक छपी नहीं, जिसका कोई अरे भाई, बुक पर चर्चा आज हम नहीं कर रहे हैं। मैंने एक रेफरेंस दिया है,
मैंने एक रेफरेंस दिया है। लेकिन आप लोग ये क्यों कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? या तो राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा लिखिए, उनको जेल भेज दीजिए, बंद कर दीजिए, थोड़े दिन का टंटा खत्म हो जाए, कम से कम ये देश प्रगति के रास्ते पे तो चले। अगर आपको लग रहा है कि राहुल गांधी प्रगति के रास्ते को रोक कर खड़े हुए हैं तो। दुर्गेंद्र जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ स्पष्ट रूप से है। आप कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश जिनके हाथों में वो सुरक्षित नहीं है। अगर देश राहुल गांधी जी के हाथों में चला जाएगा तो बहुत सुरक्षित है। ठीक है, अच्छा ठीक है। काम कर लेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर शिव कुमार दुबे हमारे साथ में हैं। शिव कुमार जी, ये कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष इसी काम में लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री को काम मत करने दो, किसानों का काम मत होने दो, और जो सच्ची बातें उनको झूठ 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 जब दिन भर कहोगे तो जनता को एक बार लगेगा कि हाँ यार कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। तो ये आप लोग ऐसा क्यों करते भाई? अखिलेश जी भी कुछ ना कुछ बोला करते हैं। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए। जी, थैंक यू। चौहान साहब, ये देश उन नेताओं का भी है जो कभी सिर्फ आरोप लगने पे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देते, लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि आरोप तो छोड़िए, सबूत भी हो तब भी वो लगा रहता है कि कैसे भी मेरा मंत्री पद ना जाए। ठीक है ना? तो अभी समय का परिवर्तन इसको हम कह सकते हैं, लेकिन जनता सब देखती है। जहां तक प्रिस्टीन फाइल की बात है, तो आप देखिए कि धीरे धीरे कितने नाम उसमें आएंगे, क्योंकि ये कोई एक नहीं, 2000 से ऊपर ज्यादा वीडियो, 30 कितने लाख कुछ ये पेपर्स हैं उसके, जिसमें पूरी कहानी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, विपक्ष किसानों की बात करना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, या एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाना चाहता है, या वो अडानी का मुद्दा उठाना चाहता है? ये बड़ा कंफ्यूजन है हमको लगता है विपक्ष में। वो क्या करना चाहता है? तभी पूरी बात सुनेंगे तब। अब चक्कर क्या है कि जब आदमी ब्लैकमेल होता है ना, ब्लैकमेल, तो सामने वाला वैसा ही काम करने लगता है, क्योंकि उसकी नस दबी होती है। आप सोचिए, जब उसकी नस दबी होगी तो आप क्या कहेंगे? आपकी अगर कोई वीक पॉइंट हमारे हाथ में आ जाए और हम ऐसे, इसे हम दुष्प्रचार भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष का दुष्प्रचार भी इसे हम कह सकते हैं। तो अरे, तो ये सब नाम हम आ रहे हैं, ये भी क्या विपक्ष ने किया? अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी का तो नाम नहीं आ गया ना, नरेंद्र मोदी जी का तो नाम नहीं आ गया महाराज। अमेरिका में जाके विपक्ष ने फाइल बना दी है ना, विपक्ष ने फाइल बना दी है, लगता है अमेरिका में जाके। ऐसा ही हुआ ना? अगर ये इनकी ये सोच है तो हमने बना दी है फाइल, ऐसा ही हो गया है। लेकिन आप ये सोचिए, ये बड़ा सीरियस केस है कि अगर आरोप लगते हैं और आरोप के बाद भी अगर आदमी अपने पद पे रहता है तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसे और भी प्रीवियस में भी केस हुए कि मुख्यमंत्री भी जेल से शासन चलने लगा, तो ये परिवर्तन का दौर है। खैर, वो उस चीज में नहीं जाएंगे, लेकिन बात आज जो है वो ये है कि हमारा देश जो है वो किसान प्रधान है, यानी कि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है। और अगर हमारा किसान जो है वो ही दुखी होगा, मैं आपको बता दूं परिस्थितियां, मैं खुद एक किसान हूं, मेरे पास भी जमीन है। आप मानोगे नहीं, उतनी पैदावार नहीं होती है। कहीं मौसम की मार, कहीं सूखा, कहीं कुछ, कहीं नहरें नहीं आती हैं, टाइम पे पानी नहीं मिलता है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान सरवाइव कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उसका जो रेशियो सरवाइव करने का डे टू डे कम होता जा रहा है। कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं, सरकार को उसकी चिंता नहीं है कि जो किसानों ने आंदोलन किया तो उसमें कितने किसान मर गए बेचारे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र हो या मेरा बुंदेलखंड हो, ऐसे जो एरियाज हैं, आप सोचिए। आज मैं एक चौहान साहब बता दूं, मेरे पास एक, आज मैं ट्रेन में आ रहा था तो मेरे साथ एक एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सन थे, उनके पास 32 बीघा जमीन थी। वो ये बोल रहे थे, चित्रकूट से थे, राजापुर गांव, ऐसा जो तुलसीदास का गांव था, कि साहब मैं क्या करूं, पैदावार ही नहीं है। कहने के लिए मैं 32 बीघा का काश्तकार हूं, लेकिन हमारे पास क्या आता है? कुछ नहीं आता है। तो कहने का मतलब, ऐसे जो किसान हैं उनके लिए सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए थी। 14 में सरकार जब आई तो किसानों ने भी सोचा था कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, नौजवानों ने सोचा था कि हमारे लिए सरकार कुछ करेगी। ना तो वो 15 लाख आए किसी के खाते में, ना किसानों। चलिए छोड़िए, अब तो पुरानी बातें हो गई, वो मान लिया कि जुमला था। थैंक यू शिव कुमार जी। विनोद आनंद को चर्चा में शामिल करते हैं, एमएसपी कमेटी के सदस्य और जाने माने रणनीतिकार। विनोद आनंद, कुल मिलाकर
अब ये नया एक विपक्ष ने एक मुद्दा पकड़ा है और तमाम जो किसान संगठन भी कोई रैली निकाल रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई आगे की तैयारियां कर रहा है। दिक्कत कहाँ के एक रणनीतिकार के रूप में निर्छिर विवेकी तरीके से आप देखिए, आप कुछ देर के लिए अलग कर दीजिए कि आप प्रधानमंत्री जी की कमेटी के लिए काम करते हैं या एक सरकार में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आप एक वास्तव में स्वतंत्र रणनीतिकार भी हैं और एक किसान परिवार से भी आते हैं, तो आप जरा सोचिए कि वास्तव में दिक्कत कहाँ है जिसको लेकर विपक्ष मुद्दा बनाना चाह रहा है। विनोद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक स्वतंत्र चिंतक के रूप में पहचान दी। देखिए, मैं आपको 1972 में ले चलता हूँ। 1972 में एक फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन, फिर से मैं बताता हूँ जी, फोर्ड फाउंडेशन एंड रॉकफेलर फाउंडेशन, इन दोनों के सहयोग से एक 1390 हेक्टेयर जमीन इकरी सैट को भारत सरकार ने दी थी जी। उस समय गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, जो वर्तमान में हमारे राहुल गांधी उन्हीं के परिवार से आते हैं। तो उसमें लगभग 24 विदेशी संस्थाएं हैं जो कृषि के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, ये केन प्रकारेण जी। और उन्होंने जो खेल किया है भारत की कृषि व्यवस्था के साथ, जो हमारा जम्स प्लाज्म इधर से उधर लेके गए हैं और जो भारत की एक पूरी व्यवस्था को जो हमारे जो एक रिसर्च R&D जैसा होना चाहिए वैसा ना हो करके और अमेरिकन केंद्रित या फिर विदेशी केंद्रित कैसे हो, उसकी नींव 1972 में रखी गई। 1390 हेक्टेयर जमीन की कीमत आज 500 करोड़ रुपए है, जो हैदराबाद में जो इनके पास दी गई है इनको, और इकरी सैट का हेडक्वार्टर यहां रखा गया है। तो मैं बड़े मतलब एक हाथ जोड़ करके एक किसान परिवार के या किसानों से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे आप सबसे पूछता हूं, पूरे देश से पूछता हूं कि भाई साहब, क्या गलती की थी हमारे किसानों ने, और इनका हिसाब किताब हमें दे दीजिए कि अगर इतने पैसे प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपए हम इनको दे रहे हैं, इनको यूनाइटेड नेशन में इनको दर्जा दे दिया, इनको पूरा सारा GST माफ, इनका कस्टम ड्यूटी माफ, आप जो भी करें, तो उन्होंने क्या दिया? ये पहला सवाल है मेरा राहुल गांधी से और जो कांग्रेस की सरकार ने, जो किसानों के बड़े मसीहा कहे जाते हैं, उनसे। दूसरा सवाल, ये डेटा की चोरी का फोन आता है क्या इनको? कौन सा डेटा चोरी हुआ, उसका कोई एविडेंस है क्या? ये कहां से उल जुलूल बातें बोलते हैं? कौन इतना मेरा जम्स प्लाज्म लेके गए, जो कृषि वैज्ञानिक है वो इसको वेट करेंगे, मैं जो कह रहा हूं उसको। तो डेटा चोरी की बात कहां से करते हैं? कौन सा डेटा कैसे किया वो? आप अपने अंदर झांकिए, जो ये लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपने किया था और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का PMU हर राज्य में बनवाया, वो डेटा चोरी नहीं थी क्या? फाइलों में लिखा होता है कि PMU अप्रूव्ड। PMU में कौन है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कंसल्टेंट हैं। वो डेटा चोरी नहीं थी क्या जो आपने की? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जो मैं इनसे पूछता हूं, अगर आपको राजनीतिक सरगर्मियों में सेंसेशन देना नहीं आता, तो आप ले दे करके एक बहलाने फुसलाने वाली बात जो कर रहे हैं। देखिए, देश को आगे लेके जाना है, तो आगे लेके जाने के लिए कहां से कब वहां आपको फोन आ गया कि ट्रंप के साथ हमने समझौता कर लिया? समझौता उनके तरफ से हुआ था, फोन उनके तरफ से आया था, कार्रवाई उनके तरफ से हुई, उनके सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ऐसी की तैसी की। और तो 9 तारीख की रात में दाल था, उसमें लिखा हुआ था इंडिया इज कमिटेड टू बाय। 10 तारीख को उन्होंने चेंज कर दिया फैक्ट शीट अपनी, सभी पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। नाउ इंडिया इज इंटेंटेड टू बाय, और पल्सेस को उन्होंने उसमें से हटा दिया। एक भी शेड्यूल कमोडिटी का सीरियल्स जिसके ऊपर हम लोगों ने कोई बातचीत की हो इनसे, थोड़ा समय रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए। हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो सारा का सारा ब्यौरा आपको मिल जाएगा कि हम कहां क्या किए। कृषि के मामले में हम कोई बैकफुट पे नहीं है। अच्छा विनोद जी, एक बात जो इस चर्चा में उठी, मैं उसको भी जो संस्थाएं थी जो आपने बनाई 1972 में बनाई और उतने समय तक पालते पोसते रहे, उनका मैं क्या करूं? वो जो डील साइन करके, ये सवाल है, ये सवाल है राहुल गांधी के लिए, देश के तमाम लोग पूछे। लेकिन विनोद जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण और है, वो ये है कि जब अभी वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक तमाम चीज़ों को लेकर उनको फटकारा और तमाम चीज़ें बदल गई हैं। ट्रंप ने कहा कि 150 दिनों के लिए हम, पहले उन्होंने 10% लगाया, फिर उसको बढ़ा के जो उनकी लिमिट थी 15% किया। ये जो हमारी डील जो कहते हैं ना, बात हुई है, बात की वक़्त
हमारी जो डील मैच्योर हुई है क्या उसी पर हम साइन करेंगे, या फिर कुछ लग रहा है आपको बदलाव? आपको कुछ क्या उम्मीद लग रही है, कुछ बदलाव दिख रहा है कि क्या हम जो उनका सामान आएगा उस पर भी हमें कुछ टैक्स मिलेगा? ऐसा क्या आपको लग रहा है, कहीं आभास हो रहा है किसी चीज का? हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी उनके तरफ से चर्चा कर रहे हैं, परंतु डर इस बात का है और तकलीफ इस बात की है जो हमारे यहाँ के विभीषण है, हमारे यहाँ के वो विभीषण जो सीजीआईआर इंस्टीट्यूशंस में पाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ कुछ समय पहले आईसीआर के डीजी थे, अब वो इक्रिसैट के डीजी हैं, तो वो उनके तरफ से बातें करते हैं, वो उनका पक्ष रखते हैं, तो डर उनसे है। हम कहीं झुकने वाले नहीं है, पहली बात मैं आपको फिर से बता दूं। दूसरा, जो भी समझौता हो रहा है वो ऑफिसर्स कर रहे हैं, इसको डक डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसे बत्तख देखते हैं ना, पानी के ऊपर चांद दिखता है, अंदर में पैर चलाता रहता है, तो ये डक डिप्लोमेसी चल रही है और इसका पूरा का पूरा प्रतिफल आपको मिड मार्च में या फिर मार्च के तीसरे सप्ताह तक दिख जाएगा। थैंक यू। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब तो हम वैसे ही हमारे यहाँ से अनाउंसमेंट हो गई। हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे उन्होंने कह दिया कि हम तेल वहीं से खरीदेंगे जहां से हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है हम हाई डेंसिटी का ऑयल वेनेजुएला से खरीदें, हम लो डेंसिटी का ऑयल खरीदेंगे रसिया से या जहां से भी। हम 40 जगहों से खरीदते हैं, तो हमको खरीद फेर में और लेन देन में किसी भी प्रकार से हम ना बैकफुट पे थे, ना हम हैं और भविष्य में ना ही हम दिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद विनोद जी। मुझे एक ब्रेक पर जाना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात विनोद जी ने कही कि भाई हम अभी बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी और हम कहीं पीछे नहीं है। बस किन्हीं विभीषण की बात उन्होंने की है, वो कोई सिस्टम में विभीषण होंगे, पता चल जाएगा। ब्रेक। ट्रेड डील पर लड़ाई और किसानों की अंगड़ाई, आज मंथन में इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले जाने माने विश्लेषक रणनीतिकार विनोद आनंद ने बताया कि भाई आज पहली बार नहीं है, 1972 में भी एक दो फाउंडेशंस को एक जगह दी गई थी, रिसर्च कर रहे थे, उसका क्या हुआ इसका जवाब राहुल गांधी दे दें। और जो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन था उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन राहुल गांधी डेटा चोरी की क्यों बात कर रहे हैं और मसला क्या है और किसानों का इसमें कितना फ़ायदा कितना नुकसान, हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 20 सेकंड का जवाब हम चाहते हैं कि उमेश त्रिपाठी कांग्रेस के नेता दे दें, फिर उसके बाद मैं कृषि वैज्ञानिक और बाकी मेहमानों के पास जाऊँगा। उमेश त्रिपाठी जवाब दे दीजिए कि भाई 1972 में भी आप सब यही काम करते रहे, तो आज कैसे कह सकते हैं आप? विनोद आनंद जी ने जो है ने सिक्के का एक पहलू बताया और कहा कि बहुत सारे विभीषण आज सक्रिय हो गए हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थन रखने वाले लोग आज विभीषण को गाली दे रहे हैं। गाली तो रावण को देना चाहिए। और जो बात कर रहे हैं डाटा चोरी की और अन्य जो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को कहां से आकाशवाणी होती है, देखिए मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं उससे कभी पलटते नहीं है। ये नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, चाहे झूठे बोल रहे हैं, क्यों भाई उमेश त्रिपाठी, चाहे झूठे बोल रहे हैं उसी में 10 बार बोलते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, मेरी तरफ से कोई आरोप नहीं। किताब छपवा के पार्लियामेंट में दिखा दिया, किताब छपी नहीं है, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? देखिए पार्लियामेंट का इशू था। भारतीय जनता पार्टी में यदि लोकतंत्र के प्रति थोड़ी बहुत भी श्रद्धा इज्जत होती तो डिबेट कराते। ये देश में पहली बार देखा जा रहा है। कंप्लीट करिए, पार्लियामेंट पर नहीं जाएंगे उमेश जी, पार्लियामेंट पर नहीं जाएंगे। हमारे पास 3 मेहमान अभी अनटच्ड हैं, हम उनके पास जाएंगे, जल्दी से कंप्लीट करिए। इन्होंने कहा कि विभीषण आ गए हैं। देखिए कांग्रेस ने जो देश के लिए दिया, हरित क्रांति हो चाहे श्वेत क्रांति हो और अन्य एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से जुड़ा जो आज देश में प्रगति हुई है, चाहे इंदिरा गांधी के समय श्वेत क्रांति और हरित क्रांति हुई हो, आज देश सेल्फ सफिशिएंट है। वो दौर याद, ये 1972 वाला क्या मसला, कौन से फाइल खोल दी विनोद आनंद ने, ये तो बता दीजिए जरा। देखिए उस संबंध में हमारे जो कृषि के एक्सपर्ट हैं वो संबंध में पूरी जानकारी समय पर देंगे और इस संबंध में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है 71 की फाइल के संबंध में, जो हमारे कृषि के बारे में एक्सपर्ट हैं। धन्यवाद उमेश त्रिपाठी, आपका पक्ष आ गया। मैं गुरजीत मान के पास जाऊंगा, जाने माने कृषि वैज्ञानिक है। मान साहब, ये
एक दो तीन चीज़ें हैं कि भाई किसानों को नुकसान हो जाएगा, तमाम तरीके की उल्टी सीधी फसलें आ जाएंगी, हम उनको उल्टी सीधी कहेंगे। हम लोगों ने बचपन में अमेरिका का लाल गेहूं देखा है कि वो उससे किस तरीके से हमें निजात मिली, और हमारे पास गेहूं था नहीं तब, हम लोग जौ और ज्वार की रोटियां खाते थे, हमने भी खाई बचपन में। और जब कोई मेहमान आता था तब बमुश्किल सफ़ेद वाले गेहूं या लाल वाले गेहूं की रोटियां घर में बनती थी, तो हम लोग बड़ा प्रसन्न हो जाते थे कि अच्छा गेहूं की रोटी बनी है आज। तो ये स्थितियां थी। अभी एक पहलू विनोद जी ने रखा कि भाई 1972 से रिसर्च हो रही है, उसका परिणाम क्या हुआ, 50 करोड़ जा रहा है, कितने 500 करोड़ की ज़मीन दे दी। तो क्या जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो राहुल गांधी के आरोप हैं, या जो सच्चाई है, क्या उसको तराजू में रखें? और जो एक बात विनोद आनंद ने कही, क्या दोनों बैलेंस कर रहे हैं या फिर ये केवल कहने के लिए? मान साहब जी, मैं इसकी पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। उसके लिए हमारे पास उमेश जी हैं, दुबे जी हैं, मनोज जी हैं, और कहीं ना कहीं विनोद जी भी अच्छी पकड़ रखते हैं पॉलिटिक्स पे। लेकिन जो 1972 की बात कही, ग्रीन रेवोल्यूशन के आसपास की या उससे कुछ बात की। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारा देश भुखमरी के दौर से गुजर रहा था, ये सबको मालूम है। और ऐसा भी समय था जब ये कहा जाता था कि आप एक ही वक्त का खाना खाएं, क्योंकि दो वक्त के खाने का अनाज हमारे पास है नहीं। हमारी इंडिजिनस क्रॉप्स थी, जिसे हम होलिस्टिक फार्मिंग कहते हैं, जो हमारे यहाँ के बीज उगाए जाते थे, वो बहुत बढ़िया बात थी। लेकिन तब की जो पॉपुलेशन है और आज की पॉपुलेशन, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आगे चैलेंजेस 2050 के फूड सिक्योरिटी को लेकर के दुनिया भर के लोग चिंतित हैं, और ख़ास करके हमारा साउथ एशिया, जिसमें लगभग एक चौथाई पॉपुलेशन दुनिया की रहती है, जिसमें चाइना भी है, हम भी हैं। हम अब अग्रणी हो गए हैं जनसंख्या में, पहले हम 2 नंबर पे थे। तो ये देखिए, ये जो रिसर्च बता रहे हैं 1972 की, रॉकफेलर और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इत्यादि की, वो रिसर्च थी। अब जो डील है, दिस इज डायरेक्ट इम्पोर्ट। रिसर्च तब से चल रही है, न केवल कृषि में, लगभग हर एक चीज़ में। जिस माध्यम से हम बोल रहे हैं जूम पर, या जो माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी बिल गेट्स के बहुत बड़े एक उद्यम के बाद आए हैं। तो इस तरह से डिनाई कर देना, जैसे विनोद जी ने करा है, उससे कम से कम मैं सहमत नहीं हूँ। रिसर्च जो दुनिया भर में कोई एक नहीं कर सकता, ये मल्टी प्लेटफॉर्म होती है। इसी वजह से मैं राहुल गांधी से भी सहमत नहीं हूँ कि डेटा चोरी नहीं, आप डेटा शेयरिंग की बात कर सकते हो। विनोद जी ने जो जर्म प्लाज्म की बात की, यस, इट इज़ शेयर्ड, हमेशा शेयर होता है। और जिन जिन पुराने बीजों को हम भारत में सुरक्षित नहीं रख सके, वो बीज भारत के आपको ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में आज भी मिल जाएंगे। अगर आपको रिविजिट करना है कि हमने वही बीज भारत में उगाने हैं, तो आपको वहाँ से लाने पड़ेंगे। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है कंट्रोवर्सी की। लेकिन जो असली बात है इस डील को लेकर है कि हमारा बहुत भरपूर और अच्छा नारा है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मीन्स कि हम सब कुछ अपना ही बनाएं, चाहे वो इंडस्ट्रियल गुड्स है, चाहे वो किसानी से जुड़ी चीज़ें हैं, चाहे हमारा फूड है। जी। फूड में हम लगभग आत्मनिर्भर के नज़दीक थे, लेकिन इस डील में हम उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हैं। उनके सीड्स को नहीं, उनकी प्रोड्यूस को इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ विनोद जी साइंस, इससे एग्रीकल्चर साइंस से भी जुड़े हैं। जीएम सीड्स को लेकर विरोध होता रहा है। अकेला एक ही जीएम सीड आया है, BT1 और BT2, BG1 एंड BG2। उसके बाद जितनी प्रकार के भी सीड्स आए हैं उन पे रोक लगी रही है। लेकिन भारत ने उसमें भी कोशिश करके CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया है, जो एक तरह से स्वदेशी रिसर्च है। उसमें भी देखिए, रिसर्च का बेसिस कभी भी स्वदेशी नहीं हो सकता। चाहे आप इस टेलीविज़न पर बात कर रहे हैं, ये भी 100% स्वदेशी नहीं है। इसमें भी दूसरे देशों के अंश रहेंगे ही रहेंगे। इसी पर रिसर्च पेपर जो सारे जर्नलिस्ट, जितने भी जर्नल्स हैं, वो उपलब्ध होते हैं वैज्ञानिकों को। और आप सबको शायद पता ही होगा कि जैसे वीट की रिसर्च है, ये कभी भी एक जगह नहीं होती। जैसे रामदेव जी ने कहा मैंने वीट बना दी, तो वो नहीं बना पाते। ये मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी नेशनल रिसर्च होती है। जब भी कोई बीज बनता है तो उसमें 12 साल कम से कम लगते हैं, और कई देशों के
उसमें मेक्सिको का बहुत बड़ा योगदान है, कुछ जुड़ करके बनते हैं। सो ये बात कोई बहुत बढ़िया नहीं। और अगर विनोद जी इसी बात को सही मानते हैं तो 1972 का जो भी कुछ था, हमारी अब की सरकार व्हाई इट इज नॉट अनडूइंग दैट, उसे ये हटा सकती है ना। अब तो बड़ी मजबूत और सक्षम सरकार है, उन चीजों को मिटा दे। अगर ये उस चीज को नहीं मिटा सकते तो जो अब डील होगी इसे भी हम भविष्य में कैसे मिटाएंगे? अगर इंटरनेशनल डील्स इतनी बाइंडिंग है तो ये विचारणीय है। हमें क्या चाहिए था कि जैसे हम ऑयल सीड्स में कमजोर हैं, उसके लिए हम काफी और देशों से भी हम एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत उसमें जी अभी आत्मनिर्भर नहीं है। जहाँ से मैं आता हूँ, गुनी प्रकाश जी आते हैं, हम सीरियल्स में आत्मनिर्भर हैं। हमारा साइकिल बदल के व्हीट राइस साइकिल हो गया। इसको भी बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। हरियाणा में खास करके बात करूं तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बेहद बेहतरीन कोशिशें की गई, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं पाई। जैसे मक्का की बात करें तो जो अब सीड्स बाहर से आने हैं वो जीएम मक्का के ही हैं, जो डिस्टिलर्स ड्राइड कॉर्न सीड्स आने हैं। लेकिन किसान को उस तरह के बीज हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। तो अगर हम उसी सीड को बाहर से लाकर यहाँ यूज कर रहे हैं तो हमारा किसान भी अगर उसी बीज को ले तो हम आसानी से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और ये बातें जो हैं कि सीड पायरेसी है, बॉर्डर्स हैं, ये पॉलिटिकल बातें हैं। बॉर्डर्स किसने बनाए हैं? बॉर्डर्स तो डॉक्टर कंट्रीज मान, की एक पॉलिटिक्स चीज ने मुझे बनाए बता हैं। दीजिए सृष्टि के डॉक्टर लिए मान, बहुत कोई बॉर्डर डॉक्टर दुनिया मान, में मैं नहीं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, अदब के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ। मुझे एक चीज़ ये बता दीजिए कि जो ये डील हो रही है इसमें एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पर आप किसानों की रिसर्च की, एनालिसिस की क्या सुरक्षा और उसके हित क्या बचे रहेंगे या नहीं बचे रहेंगे? बस एक सीधा सवाल है और सीधा इसके जवाब चाहता देखिए हूं। दो एस्पेक्ट्स हैं। इससे विनोद जी भी सहमत होंगे और गुनी प्रकाश जी भी। और काफी देर से जो किसान मांग कर रहे हैं, स्पेशली जीएम सीड्स की, उनकी यहाँ पे एंट्री नहीं है। अब ये इनडायरेक्ट वे से जब जीएम प्रोड्यूस बाहर से आएगी, स्पेशली सोयाबीन ऑयल जो एडिबल होगा, उसके बाद किसानों के पास एक ये मजबूत दावा होगा कि जब बाहर से उस तरह का तेल आ सकता है जिसके कंटेंट्स और जीएम एलिमेंट्स हैं, तो हमें हमारे बीज भी वहीं से आने दो, हम अपने आप उगा लेंगे। और अगर वो खतरनाक नहीं है वहां से आयातित तेल, तो हमारे द्वारा हमारी धरती पे पैदा किया हुआ जीएम सीड से बना कोई भी प्रोड्यूस खतरनाक नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इसका बेनिफिट रहेगा इस डील का, क्योंकि उसके बाद ये दावा ये खत्म हो जाएगा कि ये भारत में इसकी टेस्टिंग नहीं इसको हुई, आप जो फायदेमंद सीड्स मानते आ हैं या रहे हैं वो नुकसानदेह नहीं होनी। मानते हैं? मान दूसरा साहब, एस्पेक्ट ये है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, और इसकी बजाय हमें अपने ही जो ट्रायल्स बरसों से लटके हुए हैं उन्हें यस या नो करके क्लियर एक इंडिकेशन होता फार्मर्स को कि आपको क्या उगाना है थैंक यू। क्या नहीं उगाना, और वो हमने छोड़ दिया। इंस्टेड हम डायरेक्ट इंपोर्ट उस चीज को कर रहे हैं जिसकी अभी हमारे यहाँ टेस्टिंग 20 सालों से चल रही है। थैंक यू, थैंक यू। गुनी प्रकाश जी, गुनी प्रकाश जी को चर्चा में शामिल करते, बोलिए हाँ जी, गुनी प्रकाश हाँ जी जी, बोलिए। हाँ जी। मैंने कहा बोलिए आप, आपको बिल्कुल खुला मंच है, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। आपने इतनी देर की चर्चा सुन ली, अब सवाल तो बनता नहीं साहब ने आपसे। नहीं, आपने ये विषय जो कराया है ना, सबसे पहले मैं आप सबको सत श्री अकाल, राम राम, नमस्ते। मेरा सबसे पहले सवाल ये है, क्या ट्रेड के बिना कोई देश अछूता रह सकता है? अगर आप सारे व्यापार बंद कर दें, पूरी तरह से व्यापार पे पाबंदी लगा दें, क्या हम अमेरिका और भारत अकेला रह सकता है या हम दूसरे देशों से रह सकते हैं? व्यापार का हम किसान, देखो मैं किसान हूं, मैं अर्थशास्त्र की मैं खेत कैसे मेरा पैदा होएगा, कैसे करेगा? मान साहब ने इतनी जबरदस्त बात की, हमने कहा कि किसान को अगर टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो मक्के की बात करो, सोयाबीन की बात करो, जो कपास की बात करो, अब कपास हमारे पास बीटी है, लेकिन बीटी से 7 चली गई, जिसकी एवरेज 35 लीटर। मेरा कहना है, अगर हमारे देश का किसान जो है आज भी वो कमोडिटी एक्ट के तहत अपनी कीमतें तय नहीं कर सकता,
अब अमेरिका अमेरिका अगर व्यापार होगा, व्यापार में, अब आप बताओ, मैं राहुल गांधी जी से एक बात करना चाहूं कि अगर अमेरिका ने हमारी बासमती बंद कर दी तो हरियाणा पंजाब का किसान कहां जाएगा? जहां बासमती का हम यूरोप में, अमेरिका में जाके अपना तुत्ती बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में बासमती आयात कर रहे हैं। देखो, देशों को लेना। दूसरी, सरकार ने कहा कि भाई हम उनको जाने नहीं देंगे। मेरा ये कहना है, अगर वो जी टेक्नोलॉजी हमारे को मिले, वो टेक्नोलॉजी हमारे को मिले, वो संसाधन हमारे को मिले, हम तो अमेरिका के बाजार में जाके बेचेंगे। हम डरने वाले नहीं है। लेकिन भारत के किसान को सुविधा अगर देंगे, संसाधन हमारे को देंगे, अगर वहां की मोटी जो ले रहे। अच्छा, गुनी प्रकाश जी, आप बिल्कुल एक शुद्ध और साफ हृदय वाले किसान हैं और किसान नेता भी हैं। मैं आपकी बातों से बहुत सहमत रहता हूं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि एक पक्ष है, सरकार कह रही कि हमसे बड़ा हितैषी कोई किसानों का है नहीं, और विपक्ष कह रहा है कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं। इन दोनों में हितैषी कौन है, या दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं? गुनी प्रकाश जी। नहीं साहब, सुनो साहब, जो WTO आया था, किसने सिग्नेचर किया थे? WTO पे सिग्नेचर किसने किए थे? कांग्रेस ने किए थे। और अब जो ट्रेड हो रही है, असली बात ये है, हमारे खिलवाड़ देखो, हिंदुस्तान के किसान को गुलामी का जीवन जीत रहा है, उसको बेचने की बबार की। मैं आपको बताऊं, हमारे हरियाणा पंजाब में पिछली बार गेहूं की फसल आई थी, किसी प्राइवेट प्लेयर को आने नहीं दिया। अगर प्राइवेट प्लेयर होता तो 4,000 रुपए क्विंटल बिकती हमारी। अब आप फूड सिक्योरिटी के नाम पे, कमोडिटी एक्ट के नाम पे, आप दूसरी तरह, मैं कहूं हमारे को खुला छोड़ दे भाई। अगर मेरी बासमती का रेट बढ़ेगा, सऊदी अरब में डिमांड होगी, अमेरिका में डिमांड होगी। आज मेरी बासमती 7,000, MSP पे कौन सी MSP मिल रही है? बासमती पे कोई MSP नहीं। मैं ये कह रहा, अगर समझौता होगा, अब आप बताओ, समझौते से नुकसान। अब ये कह रहे हैं हमारा राहुल गांधी है ना, 3 कृषि कानून में इसके पीछे बैठे थे किसान आंदोलन के, इन्होंने अराजकता फैलाई। अब बीज बिल आया, बीज बिल पे इन्होंने न मिला। आप ये तो देखो, अगर माने को उन्नत बीज मिलेगा, उन्नत टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब दुनिया में, अब प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि गुणवत्ता पे आप ध्यान दो, ताकि हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जाके प्रतिस्पर्धा कर सके। आप राहुल गांधी अराजकतावादी की बातें कर रहे हो, आप देश को आगे बढ़ाने की बात करो। आप बताओ, सुरक्षा में कितने जातों के सोचते हो रहे हैं। थैंक यू, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। ठाकुर गुनी प्रकाश, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। महेंद्र सिंह, ठाकुर गुनी प्रकाश ने साफ तौर पर पाला खींच दिया कि भाई, जब हमें रास्ता दो, टेक्नोलॉजी को आने दो, खुले विचारों को आने दो, बीजों को आने दो, हम लड़ लेंगे। राहुल गांधी से वो सहमत नहीं है। महेंद्र सिंह जी बिल्कुल, एक तो खुलापन देना जरूरी है, दूसरा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को गंभीरता से लागू करे सरकार, और तीसरा, अगर किसान और किसान मजदूर, इन सरकारों ने, सभी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया होता तो हर घंटे एक किसान या किसान मजदूर आत्महत्या नहीं कर रहा होता। ये NCRB के 2023 के आंकड़े 24-25 के आए नहीं अभी। तो आप सोचिए कि 11,000 के करीब किसान हर साल, किसान और किसान मजदूर दोनों शामिल है, आत्महत्या करते हैं। ये टोटल आत्महत्याएं जो भारत में होती हैं उसका 6% से ज्यादा है। गंभीरता समझ सकते हैं कि किसान कितना परेशान है। तो सरकारें किसानों के साथ खेलती रही हैं और खेल रही हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि ये डील फाइनल है और इसी डील में किसानों के साथ खिलवाड़ होगा। इसमें जो कारपोरेट्स हैं बहुत बड़े बड़े, और उनका जरूर फायदा होता है इन सब डीलों में। अब आप देखिए कि इसमें अभी जैसे गुड़ी साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि किसान को अगर आप अपना अनाज बेचने की एक फ्रीडम दे दीजिए, जैसे दूसरे प्रोडक्ट में फ्रीडम होती है, तो वो कहीं भी बेच लेगा। जो सक्षम है वो बेच लेगा, और जो सक्षम नहीं उसको संरक्षण दीजिए। मंडी सिस्टम इसीलिए है कि अगर कोई छोटा काश्तकार नहीं जा पाता है, नहीं है उसके अंदर, तो उसको एक सिस्टम दीजिए। वो सिस्टम सरकार उस तरीके से दे नहीं पाती है। और दूसरा कि जो C2 + 50% की बात हो रही थी, लाभकारी मूल्य की बात हो रही थी, सरकारें उस पर ठीक से काम नहीं करती हैं। तीसरा कि जो रिसर्च वगैरह की जो बात है, जो हमारे वैज्ञानिक
देश भर में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वो रिसर्च कर करके रखे हुए हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन उनके अप्रूवल्स नहीं मिलते हाँ, हैं। ये बात कही है। अभी डॉक्टर मान ने इस बात को कहा कि भाई आप हल्ला मचा रहे हो, यहाँ से आ जाओ, अपनी तो क्लियरेंस दे दो, हम हमारे पास तैयार हैं, और जो तैयार करने की बात करो 12 साल में तैयार होंगी। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी लॉबीज हैं जो उनके दबाव में बहुत सारी सरकारें आती हैं, और जो कृषि एक ऐसी ऐसी चीज है जो जिसके बिना तो आदमी इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता, तमाम चीजें हैं। तो अब उसको लॉबी बहुत पावरफुल है, ये अमेरिकन लॉबी भी बहुत पावरफुल है, और तमाम देशों राहुल में गांधी की बातों से कुछ इत्तेफाक रखते हैं 1-2% आपके नहीं, कि वो केवल माहौल को खराब करते रहते हैं, बीच बीच में हल्ला मचाते रहते हैं, कोई मतलब नहीं उनकी बातों का। नहीं, विपक्ष के नेता हैं तो निश्चित तौर पर गंभीरता से लेना चाहिए सरकारों को। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मजाक ही बनाते हैं। जो पॉइंट अगर उठा रहे हैं कुछ, उनको कंसीडर करना चाहिए, और कुछ पॉलिटिक्स हो रही है उसमें तो उसको भी दरकिनार करना चाहिए। लेकिन सरकार को ट्रांसपेरेंसी के साथ, जैसे अगर मान लिया जो डील हो रही है, इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। इसमें गोपनीय रखने जैसी चीज कुछ नहीं है। किसान नेताओं के साथ बैठक करनी चाहिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं मैं कह रहा हूं उनके साथ बैठक करनी चाहिए कि देखिए ये साहब इस तरीके की डील हो रही है, इस तरीके से हम जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रखने में क्या दिक्कत है। अब कोई कह रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में दिक्कत हो सकती है, कोई कह रहा है कि सोयाबीन में दिक्कत हो सकती है, कोई कह रहा है कि जो वहाँ से दूसरे प्रोडक्ट आएंगे उनमें दिक्कत होगी, हम वहाँ सब्सिडी बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ किसानों को उतनी सब्सिडी नहीं है, वो सारे संरक्षण नहीं है उतना ज़्यादा, तो हमारा कृषि क्षेत्र बहुत दबाव में आ जाएगा। अलग अलग तरीके से अभी सारे एनालिसिस आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 1 से 2% हम ग्रो करेंगे कृषि क्षेत्र में, तो ये कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब आप देखिए ट्रंप से पहले बाइडेन के समय में 2.6% मैक्सिमम या 2.7% मैक्सिमम टैरिफ होता था। अभी वो टैरिफ बढ़ के 18%, जो अभी बात चल रही है, 18% पे सेटल डाउन हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि इसका भी फर्क पड़ेगा। दूसरा, हम उनके लिए जो जीरो टैरिफ पे चीज़ें खोलेंगे उसका भी कंपटीशन हमारे किसान को ही देखना पड़ेगा। उनकी कुछ चीज़ें हैं जो 0% पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि अगर कोई विपक्ष का नेता कोई बात, कोई पॉइंट आउट चीज़ें हो रही हैं तो वो सवाल उसके दिमाग में आए कैसे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और अगर ये ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को लोगों के साथ शेयर की जाए, मैं कह रहा हूँ कि आम लोगों के साथ ना शेयर कीजिए, आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तो शेयर कीजिए उन चीज़ों को, आपको अच्छे इनपुट मिलेंगे। अच्छा, ये डेटा शेयरिंग की क्या बात कर रहे हो? कह रहे डेटा सौंप दिया, और अभी बहुत सारे वक्ता कह रहे भाई डेटा शेयरिंग होता है, ये क्या बात है? डेटा तो खैर ये एक, आप ये सोचिए कि फेसबुक, हमारा जो मोबाइल है, ये सबसे ज़्यादा डेटा माइनिंग का एक है, यहाँ से माइनिंग होती है। तो डेटा का अब कुछ नहीं है, कोई संरक्षण नहीं है डेटा का। अब आप कहीं भी जाइए, कहीं भी बैठे रहिए, मोबाइल हवा की बात सुनता है, लोकेशन आप बंद ही नहीं कर सकते। मोबाइल आप बंद कर दीजिए तो भी लोकेशन आपकी रहेगी, क्योंकि आप किसी न किसी टावर से कनेक्टेड हैं। तो डेटा का तो बहुत बड़ा कारोबार है ये। कोई अगर कहे डेटा चोरी नहीं होगा, डेटा माइनिंग नहीं होगी, तो ये मानने वाली बात नहीं। डेटा तो चोरी सरकारें कुछ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसमें जो बहुत बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं वो इन्वॉल्व है इसमें, और वो डेटा तो चोरी होगी। एक अच्छा, किसानों को, महेंद्र सिंह, किसानों को जैसे रैली आज उन्होंने की भोपाल में महापंचायत की, क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को अंजाम तक ले जाना चाहते हैं? क्या पार्टी के रिवाइवल, अपने रिवाइवल, इस सब के लिए उन्होंने किसानों का हाथ थाम लिया है? क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हो रहा था तो पॉलिटिकल पार्टियां विपक्ष की पीछे से थी लेकिन सामने नहीं आ रही थी। इस बार उन्होंने कहा कि हम ही करेंगे। अब एग्जैक्टली यही है। देखिए, कृषि जो है स्टेट सब्जेक्ट भी है, तो अब आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि अपनी जहां पर भी सरकारें हैं कांग्रेस की, वहां पे कुछ अलग करके दिखाएं। मतलब कुछ ऐसा कि लगे वहां के किसानों को कि हाँ, ये एक व्यू है, ये एक 10 सालों में, 20 सालों में हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और किसानों के लिए हम ये करेंगे। ऐसा कहीं हमें दिखता नहीं। अगर जब चुनाव लड़ते हैं तो मैनिफेस्टो में भी ऐसा कुछ दिखता नहीं है। कृषि जो है किसी भी पार्टी की एक तरीके से कहा जाए प्रायोरिटीज में नहीं है। ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसी सवाल को हम लेकर जाते हैं, चूंकि मेरे पास अब 1 मिनट का समय, बहुत जल्दी में डॉक्टर शिव कुमार दुबे, कृषि क्यों नहीं प्रायोरिटी पे होती है? बोलिए जल्दी से, बस 20 सेकंड। नहीं, मैं इसके साथ पहले एक बात कहना चाहूंगा
कि इतनी सारी कोई गठन हो जाते हैं, कमेटी गठित हो जाती हैं, लेकिन मेन फोकस पे आइए आप। अगर आप जब कृषि प्रधान देश है तो कृषि प्रधान देश में सबसे पहले किसानों के ये बताना चाहिए कि आप कैसे खेती उगाएं, कैसे उसकी पैदावार बढ़ाएं। आप देखिए आज देश में जो बीमारी का जाल है वो कहाँ से होता है, बीमारी का जो जाल बढ़ रहा है वो कहाँ से, वो यहीं से। आप देखिए पेस्टिसाइड का यूज कितना बढ़ गया है। ऐसी आज के समय में कोई वो नहीं है, सब्जी या फल नहीं है जिसमें पेस्टिसाइड ना डाला जा रहा, मरने का काम किया जा रहा है। ठीक है मनोज पंडित जवाब दीजिए। मनोज पंडित, बातों जबानी जमा खर्च होता है कि भाई ये इनकम बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी, जमीन पर कहाँ काम हो रहा है? जमीन पर किसानों तक बात ही नहीं पहुंचती। दुर्गेंद्र जी, देश को एक ऐसा कृषि मंत्री मिला जो जमीन से जुड़ा हुआ, वो लोगों के पास जा जाके एक एक चीज को बता रहे हैं कि क्या क्या सरकार सुविधाएं ला रही है और क्या क्या स्कीम्स ला रही है। और मेरे भाई समाजवादी पार्टी के मित्र, क्योंकि राजनीति करनी है, चीजें घुमानी है और तो कुछ करना नहीं है, जो चीजें हैं वो सारी चीजें। और जिस युग में हम और आप जी रहे हैं आज की डेट में, आप गूगल कीजिए, आप चीजें लाइए, सारी की सारी पूरा सिस्टम आपके हाथ में, पर लेकिन सब कुछ करना कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करनी है। और बयानबाजी से सिर्फ जनता को क्या बात करते हो? 10 साल से आप काम कर रहे हो। ठीक है, मत लड़िए, मेरे पास अब समय नहीं है। अगली बार बोलिए। उमेश जी बोलिए जल्दी से, 20 सेकंड। भाई ये कह रहे हैं कि आप लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, काम तो बहुत हो रहा है। देखिए कांग्रेस जो है हमेशा से किसानों और जवानों के साथ खड़ी रही है। हमने नारा दिया जय जवान जय किसान, करके दिखाने का, ग्राउंड पे जो उसका रिजल्ट देने का है। हमारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में, इंदिरा जी के कार्यकाल में, या राजीव गांधी के कार्यकाल में, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, या राजीव जी के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह कार्यकाल में, हमने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को सफल बना के दुनिया के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जिन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे, तो 12 साल लगभग होने जा रहे हैं। बताएं किसानों की आय कितनी बढ़ी है? देखिए जनता रिजल्ट पे विश्वास करती है, नारों पे नहीं है। वो कहेंगे कि लोग अगर हम इतने ही खराब होते तो आप चुनाव जीत जाते, उनके पास ये तर्क है, यही तर्क है। वो ये कहेंगे कि अगर हम इतने खराब होते तो आप चुनाव जीत जाते, और ज्यादा कुछ कहोगे तो कहेंगे जाओ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अब आजकल बीजेपी के लोग सारे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हैं, कह रहे ना हम जवाब नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट में बात करो, ये कह देते हैं वो लोग। विनोद आनंद जी, अभी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया किसानों के लिए या कुछ बाकी है? आप या अभी हम कहीं शुरुआत के मोड पर हैं? आप जाने माने एक्सपर्ट भी हैं, इस दृष्टिकोण से जानना चाहता हूं। देखिए इसी सरकार से उम्मीद थी जिसको लोग लेके आए, आर्टिकल 370 हटा, यूनाइटेड नेशन में हम इंटरनेशनल योगा डे रख रहे हैं, और ग्राम स्वराज्य की स्थापना भी इसी सरकार से होगी। अभी मैं आपको बता देता हूं, पैक्स टू अपेक्स का जो अप्रोच है, जिस प्रकार से सहकार से समृद्धि की बातचीत हो रही है, थोड़ा समय रखिए, धीरज रखिए, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सिर्फ डिफरेंस इतना है, सिर्फ निवेदन आप लोगों से इतना है कि जो स्तर है राजनीति में जिस प्रकार से कटाक्षेप करने का, उसे थोड़ा दूर रखें और हम एक्शन मोड में आए, एक्शन काम करें। सबका साथ सबका विकास बिल्कुल होगा। ठीक बात है। मान साहब बोलिए। विनोद जी कह रहे हैं आपको उम्मीद लग रही है? जी मेरा ये कहना है कि डील, देखिए अभी पीयूष गोयल जी का बयान है कि अभी उसके बाद होल्ड पर है, जो 1 अप्रैल से उम्मीद थी, लगनी थी, और वॉशिंगटन में जो डेलीगेट जाने थे वो नहीं गए हैं, और इसको दोबारा से इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वहाँ से अगर ट्रम्प साहब जब मर्जी कुछ भी बदल लेते हैं, तो हमारे देश को भी इतनी इसमें एक फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि डील अगर हो भी गई है तो ठीक है, अगर कल को वो सही नहीं होगी तो हम उसे कैंसिल करने की पावर अपने पास रखें। अगर वो इफ इट गोज हे वायर तो हम उस डील को कैंसिल कर पाए। इतना आत्मनिर्भर हमें होना के लिए। उसके अलावा देखिए डील्स भी होती हैं, सब कुछ होता है, उन्हीं में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कई फेल भी हो जाती हैं। केवल इस डर से कि ये डील हमारे लिए खराब ही होगी तो हम आगे ना बढ़े, ये भी ठीक नहीं, लेकिन सेफ गार्ड्स जरूरी हैं इसके अंदर, और उसके लिए पार्लियामेंट बेहतरीन जगह थी। यूएस में तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकती है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में दखल नहीं दे सकता, लेकिन पार्लियामेंट में ये चीजें रखनी चाहिए। थैंक यू गुनी प्रकाश जी, बस 20 सेकंड जल्दी से मैं खत्म करूंगा। गुनी प्रकाश जी बोलिए।
हाँ जी साहब, मैं ये कहना चाह रहा है, ना तो किसानों को एमएसपी मिली और ना किसानों को अरे खुला लीजिए, बाजार मिला। आप कमेटी के और सदस्य आज रहे हैं, आज कैसी बातें किसानों कर रहे को हैं लूट रहे हैं। एमएसपी कमेटी के आप खुद सदस्य अमेरिका रहे की हैं बात नहीं, आप अमेरिका की बात करें, यहाँ तो मंडी के दलाल और मंडी को एमएसपी की जो बात कह रहे हैं ना, इसमें दोनों सरकारें फेल है। किसान को कीमत के दाम नहीं मिले, आप नहीं ये मिले। सच्चाई बात है। सही बात है, सही बात है। बोलिए महेंद्र सिंह, एक अंतिम टिप्पणी 10 सेकंड जल्दी से खत्म करूंगा। मैं ये बस ये कहना चाहूंगा, किसी भी डील का एक लक्ष्य होना चाहिए, किसानों के हालात अच्छे बेहतर बने, उनकी जिंदगी में अच्छी आर्थिक उन्नति हो। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। मंथन में एक बात निकल कर आई कि भाई ट्रंप साहब अगर सुबह से शाम तक 3 बार बयान बदलते हैं तो हमको भी अब जो डील, जो जवानी जमा खर्च अभी बात हुई है, उस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं उसके मुतालिक, और अपने हितों को थोड़ा और मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए। राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं कि हमें अमेरिका ने ऐसे पकड़ लिया, वैसे हमें पकड़ने नहीं देना चाहिए। नमस्कार।